हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज के लेक्चर में हम जीके का पोर्शन देख रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन का यहाँ पे लोगो दिया है, ये नाम सर्च करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी आज जीके की क्लास होगी वो जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू पीएएसए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको भी हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड। क्वेश्चंस पूछा गया है जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे सिचुएट है। ऑप्शन फर्स्ट ग्रेट हिमालय, सेकंड इंडियन ओशियन, थर्ड अंटार्कटिका, फोर्थ अरेबियन सी। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे है? अंटार्कटिका पे है, जहाँ पे और कई रिसर्च स्टेशन है। फर्स्ट है दक्षिण गंगोत्री, 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट स्टेशन था। सेकंड किया गया था उसके बाद मैत्री नामक का जो स्टेशन है रिसर्च करने के लिए 1989 को इस्टेब्लिश किया गया था। और थर्ड है भारती, जो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो भारती नाम का लास्ट थर्ड रिसर्च स्टेशन है 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम। जो नेशनल एंथम है इंडिया का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब स्वीकार किया। ऑप्शन फर्स्ट 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट चेयरपर्सन जो थे, फर्स्ट टेम्पररी चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब भी आपको पूछा गया जो फर्स्ट चेयरपर्सन रहेगा वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जो परमानेंट चेयरपर्सन है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, राजेंद्र प्रसाद है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव है। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? HC मुखर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम कुछ फैक्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में जो एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। फर्स्ट है नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था। जो हमारा तिरंगा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। ये पूछा गया है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद नेशनल फ्लैग डिज़ाइन बाय पिंगली वेंकैया। जो पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति है उन्होंने नेशनल फ्लैग को बनाया है, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। जन गण मन एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट ऑन 24 जनवरी 1950 को अभी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को।
जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसको असेंबली ने कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 को। जब हम प्रेम्बल लेते हैं तब उसमें 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 26 नवंबर को 1949 में, लेकिन फोर्स में लागू कब हुआ गया? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो 29 अगस्त 1947 को तैयार की गई थी, उसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। 6 मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो 6 मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के, कौन है? K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, N. माधवराव और T.T. कृष्णमाचारी। यहाँ पे N. माधवराव की जगह B.L. मित्तल को शामिल किया गया था बाद में, और T.T. कृष्णमाचारी के जगह D.P. खैतान को दिया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, गांधी फास्ट इन विच जेल लेड टू द पूना पैक्ट ऑन 24 सितंबर 1932। जो गांधी जी जेल गए थे तो वो जेल का नाम कौन सा है जहाँ पे पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था 1932 को 24 सितंबर? पुणे जेल, बॉम्बे जेल, एरवड़ा जेल, नागपुर जेल। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, एरवड़ा जेल, जहाँ पे पूना पैक्ट एग्रीमेंट हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। ये ध्यान में रखना है, किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी और इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था, 1932 को ही हुआ था इरविन एक्ट, गांधी जी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1932 को। ये भी पूछा जा सकता है। आगे है, द फेमस आर्टिस्ट बिस्मिल्लाह खान वॉज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। जो फेमस आर्टिस्ट है बिस्मिल्लाह खान, नीचे दिए हुए कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है पूछा गया है। फर्स्ट है गिटार, सेकंड शहनाई, थर्ड तबला, फोर्थ है फ्लूट। तो बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई के एसोसिएट, यानी कि वो शहनाई बजाने में माहिर थे। तो कुछ उसके बारे में भी, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके लिए जो फेमस व्यक्ति है उनको बताया गया है। फ्लूट में थे हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। हरिप्रसाद चौरसिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शहनाई में थे बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर, अली अहमद हुसैन। तबला में थे झाकिर हुसैन, उस्ताद सफ़ाद अहमद खान। झाकिर हुसैन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो तबला में माहिर थे। गिटार में थे ब्रजभूषण काबरा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इम्पॉर्टेंट है तबला वाले झाकिर हुसैन और फ्लूट वाले हरिप्रसाद चौरसिया। ये ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने फंडामेंटल राइट दिए गए हैं ये पूछा गया है। 8, 9, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्र का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो एक्सप्लोटेशन होता है उसके विरुद्ध में लड़ने का अधिकार,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वातंत्र्य का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। कोई आपके ऊपर अत्याचार करता है तो उसके ऊपर आप रिट दाखिल कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ये आपको ध्यान में रखने एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है वो आर्टिकल 17 में दिया गया है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये आर्टिकल 17 में दिया गया है 17। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ आर्टिकल 32 में दिया गया है। और राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है आर्टिकल 12 to 14 में, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हमने और इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें भी हमने ये बताए हुए हैं। कुछ हम सोर्सेस देखते हैं, मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कुछ सोर्स लिए हुए, वो कौन से स्टेट से लिए हुए, कौन से देश से लिए हुए, ये अब बताया गया है। फर्स्ट है जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए 6 फंडामेंटल राइट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए। प्रेमबल भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, जो समानता का अधिकार है लॉ के अंदर, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। सेकंड है ब्रिटिश स्टेट पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट का फॉर्म है वो गवर्नमेंट का ब्रिटिश स्टेट से लिया गया है, जो लोकसभा राज्यसभा रहते हैं। और रीट जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप दाखिल कर सकते हैं, वो भी ब्रिटिश स्टेट से लिया गया है, ब्रिटिश स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, समान नागरिकता जो है वो भी ब्रिटिश स्टेट से ली गई है। आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट ध्यान में रखना है, यूनाइटेड स्टेट से लिया है। रीट और पार्लियामेंट लिया है ब्रिटिश स्टेट से। आयरलैंड से लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का उसको ध्यान में रखना है। फ्रांस से लिया है आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, समानता, फ्रांस से ली गई है। रसिया से लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रेमबल, जो प्रेमबल में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस वर्ड दिए हुए हैं, वो भी रसिया से लिया गया है। आगे 1935 का एक्ट जो है गवर्नमेंट का, वहाँ से इमरजेंसी प्रोविज़न लिया गया है और पब्लिक सर्विस कमीशन भी लिया गया है, यानी कि यूपीएससी और स्टेट की जो पब्लिक कमीशन सर्विस कमीशन रहती है 1935 एक्ट से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल 352 में बताया गया है। इमरजेंसी प्रोविज़न, जब कोई संकट आ जाता है इंडिया के ऊपर तो इमरजेंसी प्रोविज़न लागू होता है, तो 352 के अंतर्गत उसको लागू किया जाता है। इसको लागू करने में प्रेसिडेंट का अधिकार होता है, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, रिज़र्व बैंक कब इस्टेब्लिश की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अप्रैल 1947, सेकंड 1 अप्रैल 1952, थर्ड 1 अप्रैल 1935, फोर्थ 1 अप्रैल 1937 को। तो सही आंसर है
1 अप्रैल 1935 को, जो 1935 का एक्ट हुआ था, गवर्नमेंट एक्ट हुआ था, उसी से आरबीआई की संकल्पना ली गई है। तो आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये ध्यान में रखना है। अभी जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। आगे क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया कौन से नंबर की कंट्रीज़ है वर्ल्ड में? लार्जेस्ट नंबर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 3rd, सेकंड 5th, थर्ड 7th और 4th है 2nd। तो इंडिया कौन सी कंट्री है? 7th नंबर की कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड 7th। फर्स्ट 6 कौन सी है? रसिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। आपको फर्स्ट ध्यान में रखना है, रशिया पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, और इंडिया है 7th नंबर की। कुछ इंडिया के फैक्ट दिए हुए। इंडिया का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये ध्यान में रखना है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में डिफरेंस है, क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वो है वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया था। नेशनल एंथम है जन गण मन, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। इंडिया का मोटो है सत्यमेव जयते। इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, जो एरिया के मामले में लार्ज है। गोवा स्मॉल है एरिया का मामले में। और पॉपुलेशन, लोक संख्या के बारे में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है और सिक्किम सबसे नीचे दिया हुआ है, ध्यान में रखने। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इंडिया ऑक्यूपाई एरिया ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने जो वर्ल्ड का जियोग्राफिकल एरिया है कितने परसेंट लिया है? 2.4% ऑक्यूपाई किया है, ये ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और पॉपुलेशन का, इन केस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में है 17.76% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इन केस द प्रेसिडेंट विशेष टू रिज़ाइन, टू हुम इज ही टू एड्रेस हिज रिजिग्नेशन लेटर। क्वेश्चन दिया है, जो प्रेसिडेंट होते हैं अगर उनको रिज़ाइन देना है तो वो रिजिग्नेशन लेटर किसको सुपुर्द करेंगे, यानी कि एड्रेस करेंगे? ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट किसको देंगे रेजिग्नेशन लेटर? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ऑप्शन नंबर 3rd। यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा व्यक्ति किसके पास रेजिग्नेशन लेटर देता है? प्रेसिडेंट देता है वाइस प्रेसिडेंट के पास। वाइस प्रेसिडेंट किसके पास देगा? प्रेसिडेंट के पास। प्राइम मिनिस्टर को अगर रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को ही सुपुर्द करेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो प्रेसिडेंट को ही देंगे। गवर्नर भी प्रेसिडेंट को ही देगा। हाई कोर्ट के जज भी प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। स्पीकर ऑफ द लोकसभा का, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा किसको देंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ
काउंसिल ऑफ स्टेट जो डिप्टी चेयरमैन रहते हैं वो चेयरमैन को देंगे। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो भी मेंबर्स रहेंगे पार्लियामेंट के वो किसको देंगे, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस और द स्पीकर ऑफ लोअर हाउस। जो भी चेयरमैन रहेगा अपर हाउस का और लोअर हाउस के स्पीकर को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे। स्पीकर ऑफ असेंबली जो असेंबली में स्पीकर रहेंगे वो डिप्टी स्पीकर को देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर। डिप्टी स्पीकर स्पीकर ऑफ असेंबली को देगा। चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट चेयरपर्सन होगा तो डिप्टी चेयरपर्सन को देगा। डिप्टी चेयरपर्सन चेयरपर्सन को देगा। और मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी और जॉइंट कमीशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, जज प्रेसिडेंट, गवर्नर प्रेसिडेंट को देगा, जज ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। यही आपको ध्यान में रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और मेंबर ऑफ पब्लिक कमीशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू अरेबियन सी। नीचे दिए हुए ऑप्शन से कौन सी नदी है जो अरेबियन सी से मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट नर्मदा, सेकंड गोदावरी, थर्ड कृष्णा, फोर्थ कावेरी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है नर्मदा, क्योंकि नर्मदा जो नदी है रिवर है वो वेस्ट की तरफ अपना फ्लो करती है, वेस्ट फ्लो होता है। और जो अरेबियन सी है वो भी वेस्ट में है, इसीलिए नर्मदा नदी का जो पानी होता है वो अरेबियन सी में मिलता है। नीचे दिए हुए कुछ ऑप्शन है जो अरेबियन सी में अपनी वाटर ट्रेंस करती है और कुछ वे ऑफ बंगाल में करती है। फॉलोइंग इनटू द अरेबियन सी, फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी, नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही और पूर्णा। जो रिवर्स है नर्मदा, तापी, सिंधु, साबरमती, माही, पूर्णा जो वेस्ट फ्लोइंग होती है और अरेबियन सी में उसका पानी मिलता है। और जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है वो है ब्रह्मपुत्रा, यमुना, गंगा, मेघना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना रिवर। ये 8 रिवर ईस्ट फ्लोइंग होती है। ईस्ट जो ईस्ट दिशा में पूर्व दिशा में बहती है तो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़। फर्स्ट पर्सन जो जिसने नोबेल प्राइज़ लिया है, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी। फर्स्ट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। रविंद्रनाथ टैगोर ही रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक जो बुक था उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। फर्स्ट वुमन ओन द नोबेल प्राइज़। फर्स्ट वुमन कौन है, मैरी क्यूरी। फर्स्ट यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है मलाला यूसुफजई जो 17 ईयर ओल्ड यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है। और 2024 में नोबेल प्राइज़ अनाउंस किया जाएगा, 7 to 14 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर कौन है, तो मलाला यूसुफजई, 17 ईयर ओल्ड उसकी एज है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया ओन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम 2022। जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022 में
उसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल कितने ओन किए हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट 16, सेकंड 22, थर्ड 23, फोर्थ 28। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 22 सही है। 22 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम में मिले थे। द कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर था उसमें 22 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये ध्यान में रखना है। और जो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है वो विक्टोरिया में होने वाला है, जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है विक्टोरिया। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है। द कॉमनवेल्थ गेम 2026 हेल्ड इन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान में रखना है। इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम 22 में 61 मेडल मिले थे। गोल्ड मिले थे 22, सिल्वर थे 16 और ब्रॉन्ज थे 23। इस बार कॉमनवेल्थ गेम ऑफ 2026 का होने वाला है ये पूछा जा सकता है, तो वो है विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। आगे क्वेश्चन नंबर 12, द 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश विच सिस्टम, जो 73 की अमेंडमेंट होती है की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने कौन से सिस्टम को लाया है। ऑप्शन है फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन, सेकंड ग्रीन ट्राइब्यूनल, थर्ड पंचायत राज और फोर्थ है रिजर्वेशन। तो 73 अमेंडमेंट ने लाया है पंचायत राज को। पंचायत राज सिस्टम 73 अमेंडमेंट के रूप में स्वीकार किया गया है। तो 74th अमेंडमेंट किसके बारे में है, म्यूनसिपैलिटीज़ सिस्टम टू अर्बन एरिया, जो म्यूनसिपैलिटीज़ सिस्टम है अर्बन एरिया में, उसको 74 अमेंडमेंट में लाया गया है। जो पंचायत राज है 73 अमेंडमेंट, उसके जो फादर है वो है बलवंत राय मेहता, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, इसका पंचायत राज का अमेंडमेंट किया था। नींव रखी थी पंचायत राज की बलवंत राय मेहता ने, जो अध्यक्ष थे उसकी समिति के, उसको फादर ऑफ पंचायत राज कहा जाता है। नेशनल पंचायत राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 24 अप्रैल। आगे क्वेश्चन नंबर 13, द ब्लू व्हील इन इंडियन फ्लैग इज़, जो नीले रंग का चक्र है इंडियन फ्लैग में वो कौन सा है, काल चक्र, कृष्ण चक्र, अशोक चक्र, बुद्ध चक्र। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, अशोक चक्र। ट्राई कलर दिए हुए हैं इंडियन फ्लैग में, सैफ्रॉन कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर। सैफ्रॉन कलर होता है सबसे ऊपर, जो इंडिया को स्ट्रेंथ और करेज देता है, इंडिया कंट्री को। COUNTRY कंट्री, सैफ्रॉन कलर। वाइट कलर होता है पीस और ट्रुथ विथ धर्म चक्र, पीस प्रोवाइड करता है। और ग्रीन कलर होता है फर्टिलिटी, ग्रोथ और ऑस्पिशियसनेस ऑफ इंडिया, जो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ इंडिया की दिखाता है, वो है ग्रीन कलर। जो ट्राई कलर है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन से कलर का क्या इम्पोर्टेंट है। सैफ्रॉन कलर का है स्ट्रेंथ एंड करेज, वाइट कलर का है पीस एंड ट्रूथ, ग्रीन कलर का है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियस ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान में रखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द बाउंड्री demarcation between India and Pakistan established on 17 अगस्त 1947, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है वो कौन सी बाउंड्री है ये पूछा गया है। रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, 38
पैरेलल लाइन और माउंटबेटन लाइन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, रेड क्लिफ लाइन। जो माउंटबेटन वाइसरॉय थे उनके कार्यकाल में ये रेड क्लिफ लाइन इस्टेब्लिश की गई, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री की तरह होती है। जो इंडिया और पाकिस्तान में बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। जो मैकमोहन लाइन होती है चाइना और इंडिया में दी हुई है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और 38 पैरेलल लाइन जो है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया स्टेट में है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के कंट्री के बीच में 38 पैरेलल लाइन है। माउंटबेटन लाइन, ये जो लाइन है वो ही रेड क्लिफ लाइन है, यानी कि जो माउंटबेटन थे उन्होंने रेड क्लिफ लाइन की नींव रखी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, मानसून वाइंड विच ब्रिंग रेन्स ब्लोज फ्रॉम हाई डायरेक्शन। जो मानसून वाइंड्स होती है वो कौन से डायरेक्शन से रेन बारिश लाती है, ये पूछा गया है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जो मानसून वाइंड होते हैं वो बे ऑफ बंगाल से आते हैं। तो बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का सागर कहाँ है? साउथ में है। तो जो मानसून वाइंड्स आती है, मानसून की बारिश आती है, वो साउथ से वेस्ट आती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल से होके वो अरेबियन सी की तरफ आती है, साउथ टू वेस्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, साउथ टू वेस्ट। कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाज हेल्ड इन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। इंग्लैंड का शहर है बर्मिंघम। और 2026 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होने वाला है? विक्टोरिया में होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट पॉपुलर लीडर हु इज़ एसोसिएटेड विद द नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस इज। जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है, असहयोग का आंदोलन था, उसमें कौन से लीडर पॉपुलर है? ऑप्शन ए फर्स्ट लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ऑफकोर्स जो भी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस हुए हैं उसमें महात्मा गांधी आगे थे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कुछ फैक्ट है, लाला लाजपत राय इज़ द लायन ऑफ पंजाब, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पंजाब का सिंह कहा जाता है और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एसोसिएटेड विद सर्वेंट ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, लोकसभा मंडल के जो लोकसभा मंडल स्थापित की गई थी लाला लाजपत राय द्वारा, जो सर्वेंट थे पीपल ऑफ द सोसाइटी के, और उनका फेमस स्लोगन था साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय ने लगाया था, जिसमें जब लाठीचार्ज हुआ था तब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके विरुद्ध में डेथ हो गई थी? साइमन गो बैक के विरुद्ध में जब वो घोषणा कर रहे थे तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो उनकी डेथ हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस एसोसिएटेड विद द आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का किससे एसोसिएटेड है? आज़ाद हिंद फौज से एसोसिएटेड है। उनका फेमस स्लोगन था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके बाद जय हिंद एंड दिल्ली चलो, ये तीनों फेमस स्लोगन थे उनके। आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में पूछा जा सकता है, जो रिलेटेड है सुभाष चंद्र बोस के। भगत सिंह जो
नौजवान भारत उन्होंने स्टार्ट किया था, नौजवान भारत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी स्टार्ट किया था भगत सिंह ने। उसके बाद वाई आई एम एन अथिस्ट इज़ नोटेबल वर्क बाय भगत सिंह। वाई आई एम एन अथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक लिखा था भगत सिंह ने। उसके बाद ही इज़ फेमस फॉर शहीद आज़म। शहीद आज़म के नाम से भगत सिंह फेमस थे और उनका स्लोगन था इंकलाब जिंदाबाद। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज इज़ इन विच स्टेट। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है राइनोज के लिए फेमस है, वो कौन से स्टेट में है। ऑप्शन फर्स्ट है वेस्ट बंगाल, सेकंड है आसाम, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, राइनोज के लिए फेमस है। कुछ फेमस नेशनल पार्क दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, कॉर्बेट। कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। गिर नेशनल पार्क है असम में। रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में। और ताड़ोबा और गुगामल नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें गिर नेशनल पार्क को पूछा जा सकता है और ताड़ोबा और गुगामल नेशनल पार्क को भी पूछा जा सकता है। सभी का आपको एक बार देख लेना है। नोट दिया हुआ है, प्लीज़ रीड ऑल द नेशनल पार्क एसोसिएटेड विथ योर स्टेट। जो भी आपके स्टेट के रिलेटेड नेशनल पार्क है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक बार गूगल पे सर्च करके नेशनल पार्क को रीड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर कौन है, ये पीछे दिए हुए क्वेश्चन में हमने ऑप्शन में किया था। ऑप्शन फर्स्ट है सरदार पटेल, सेकंड है लोकमान्य तिलक, थर्ड है जनरल शाहनवाज खान, फोर्थ है सुभाष चंद्र बोस। तो कौन फाउंडर होते हैं, सुभाष चंद्र बोस। और जो जनरल शाहनवाज खान थे वो इंडियन आर्मी, नेशनल आर्मी के एसोसिएट थे, ये भी ध्यान में रखना है। फर्स्टली कैप्टन मोहन सिंह स्टार्ट इंडियन नेशनल आर्मी। जो इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह ने स्टार्ट की थी उसको ही बाद में रिवाइव किया था रास बिहारी बोस ने, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। जब ऑप्शन में आज़ाद हिंद फौज के फाउंडर पूछा जाता है, ऑप्शन में रास बिहारी बोस आता है, तो उसका सही आंसर होता है रास बिहारी बोस। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर की थी आज़ाद हिंद फौज, और सुभाष चंद्र बोस ने उस ऑर्गेनाइजेशन को आज़ाद हिंद और इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में डेवलप किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। जो ऑप्शन में रास बिहारी बोस दिया जाता है तो रास बिहारी बोस उसके फाउंडर होंगे। अगर ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस दिया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस ही ऑप्शन होगा। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तब रास बिहारी बोस आपको ऑप्शन फाइनल आंसर चुनना है, ये ध्यान में रखना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो नीचे दिए हुए मूवमेंट है, कौन सी मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड नहीं है। क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जेपी मूवमेंट। तो फर्स्ट तीनों जो है वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, लेकिन लास्ट जेपी मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड नहीं है। जेपी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी स्टूडेंट द्वारा, जो बिहार में की गई थी, ये ध्यान में रखना है। जेपी मूवमेंट बिहार में स्टार्ट हुई थी, स्टूडेंट ने की थी। जो मिसरूल थे और करप्शन था स्टेट गवर्नमेंट में, उसको विरोध करने के लिए जेपी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। उसको
लीड किया था जयप्रकाश नारायण ने, इसलिए उसको जेपी मूवमेंट कहा गया है। जो फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट नहीं है, जो इंडिया फ्री हुआ था ब्रिटिश से तब उसके बाद जेपी मूवमेंट हुई है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये मूवमेंट नहीं आएगी, ये ध्यान में रखना है। आगे, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर्स कौन से है? द गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी के। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, द गंगा इज़ लॉन्गेस्ट रिवर। उसकी लंबाई कितने है? 25 किलोमीटर है, 25,025 किलोमीटर होगी। गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड में कौन सी है? नाइल, अफ्रीका की नाइल नदी सबसे लंबी है। स्मॉलेस्ट रिवर है अरवरी, द अरवरी रिवर इन राजस्थान, राजस्थान की अरवरी रिवर सबसे स्मॉल है इंडिया में, ये ध्यान में आपको रखना है। लॉन्गेस्ट है गंगा और स्मॉलेस्ट है अरवरी। आगे क्वेश्चन नंबर 22, पंडित भीमसेन जोशी इज रिलेटेड टू विच फॉर्म ऑफ आर्ट, पंडित भीमसेन जोशी कौन से आर्ट से रिलेटेड है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है फर्स्ट, हिंदुस्तान होकेलिस्ट, फ्लूट प्लेयर, सितार मेस्ट्रो और ओडिसी डांसर। तो आपको पंडित भीमसेन जोशी बताना है किससे रिलेटेड है। हिंदुस्तान होकेलिस्ट, प्रसिद्ध गायक थे हिंदुस्तान के, होकेलिस्ट यानी कि गायक, पंडित भीमसेन दिए हिंदुस्तान होकेलिस्ट। कुछ व्यक्ति के नाम दिए जो फॉलोइंग आर्ट के रिलेटेड है। पंडित रविशंकर नाम के व्यक्ति थे, सितार म्यूजिशियन, सितार वाद्य के म्यूजिशियन थे। बिस्मिल्लाह खान थे शहनाई, ये भी पहले पूछा गया था क्वेश्चन, हमने अभी इसी लेक्चर में देखा है। पंडित शिव कुमार शर्मा थे संतूर के फेमस, संतूर जो वीणा होता है वैसा टाइप का म्यूजिशियन होता है, यानी कि वैसे टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। जाकिर हुसैन है तबला के माहिर। हरिप्रसाद चौरसिया है फ्लूट म्यूजिशियन और असद अली खान है रुद्र वीणा के प्रसिद्ध व्यक्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन और हरिप्रसाद चौरसिया। आगे क्वेश्चन नंबर 23, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट बाय, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती है वो कौन सी पोस्ट है और कौन उसको अपॉइंटमेंट करता है। स्टैट्यूटरी और अपॉइंटमेंट कमेटी। सेकंड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रेसिडेंट। थर्ड है एग्जीक्यूटिव एंड कैबिनेट। फोर्थ है नन ऑफ द अबोव। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्रिएट किया है, और अपॉइंट कौन करता है उसको? प्रेसिडेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस पोस्ट को क्रिएट किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दी हुई है, आपको ध्यान में रखनी है, इसकी जगह दूसरे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पूछा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दिया हुआ है आर्टिकल 76 में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका राइट है राइट ऑफ एन ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, ऑल कोर्ट में वो ऑडियंस की तरह उपस्थित रह सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं। कैन अटेम्प्ट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बट कैन नॉट वोट, राज्यसभा और लोकसभा में भी वो सेशन अटेम्प्ट कर सकती है, लेकिन वहाँ पे वोट करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है। आगे है सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आर्टिकल नंबर 148 में दिया हुआ है। हेल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर एंड 65 ईयर ऑफ एज विच इज़ लेस,
जो कैग होता है वो 6 ईयर के लिए चूज़ किया जाता है या 65 ईयर ऑफ एज, यानी कि उसका एज 65 ईयर के अंदर होना चाहिए। जो भी लेस होगा उसकी क्या होगी, टर्म होगी। अपॉइंटमेंट नो, जो कैग होता है उसको अपॉइंट नहीं किया जाता, लेकिन जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद कैग का काम क्या है, ऑडिट का अकाउंट्स कंसर्न विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ एंड इंडिया। जो भी कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया और स्टेट का, उसको ऑडिट करने का काम कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। और एडवाइजरी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट विद द कंट्री प्रेसिडेंट। जो भी कंट्री प्रेसिडेंट का अकाउंट होता है उसमें एडवाइस देने का काम कैग करता है। थर्ड, इलेक्शन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 324 में, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और पावर होता है कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन करने का और फ्री इलेक्शन और फेयर इलेक्शन लेने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास होता है, जो दिया हुआ है 324 आर्टिकल में। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 324 दिया हुआ है। आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिए हुए हैं। फाइनेंस कमीशन दिया है आर्टिकल 280 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट का नेशनल कमीशन है, आर्टिकल 338 में दिया हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A में दिया हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो दिया हुआ है 338B में। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज़, जो भाषिक माइनॉरिटीज़ होती है उनके लिए आर्टिकल दिया हुआ है 350B में। यूपीएससी कमीशन, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसको दिया है आर्टिकल 315 to 323 में। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है आर्टिकल 315 to 323 में दिया हुआ है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, उनके नाम ही आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको पहचाननी होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी रिवर जो ईस्ट दिशा में फ्लो नहीं होती है। कावेरी, महानदी, तापी, गोदावरी। तो हमने देखा था जो नर्मदा, तापी, पूर्णा जो नदियाँ थी वो वेस्ट फ्लोइंग थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होगा। कौन सी नदी ईस्ट में नहीं फ्लो होती? तापी। तापी कहाँ पे होती है? वेस्ट में फ्लो होती है और अरबी सागर को मिलती है, अरेबियन सी को मिलती है। और बाकी बची हुई जो नदियाँ है, कावेरी, महानदी, गोदावरी, वैतरना, कृष्णा, पेन्नार, वैगई, सुवर्णरेखा, दामोदर, ब्राह्मणी और पोन्नियार जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सी भी ऑप्शन में आ सकते हैं। वेस्ट में नर्मदा और तापी, इसके बीच में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन जूट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन फर्स्ट इंग्लैंड, सेकंड इंडिया, थर्ड चाइना, फोर्थ थाईलैंड। कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूस है जूट उत्पादन जो होता है उसमें वर्ल्ड में कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इंडिया। कुछ इंडिया के स्टेट है जो फर्स्ट होते हैं
टंगस्टन, यूरेनियम, माइका और कैंटियम के जो प्रोड्यूसर है वो आंध्र प्रदेश जो फर्स्ट होता है इंडिया में। बॉक्साइट, आयरन और प्लैटिनम, निकेल और क्रोमाइट में उड़ीसा फर्स्ट होता है। जिंक, क्रूड ऑयल, सिल्वर और लीड के बारे में राजस्थान। मैग्नीज एंड कॉपर एंड डायमंड के बारे में मध्य प्रदेश। टीन और कोल के बारे में छत्तीसगढ़ और नेचुरल गैस के बारे में आसाम और गोल्ड में कर्नाटक। ये आपको ध्यान में रखने हैं। जो नेचुरल गैस है आसाम में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। बॉक्साइट उड़ीसा में होता है और डायमंड कहाँ पे होते हैं? मध्य प्रदेश में। गोल्ड होता है कर्नाटक में। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? नेशनल सॉन्ग कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अभी यहाँ पे नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को नेशनल सॉन्ग बोलते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव ऑप्शन क्लिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और नेशनल एंथम है जनगण मन। ही आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। नेशनल सॉन्ग पूछा गया है तो वंदे मातरम ही आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, द खड़कवासला डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? जो खड़कवासला डैम है कौन से स्टेट में स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ है कर्नाटक। ऑप्शन है सही महाराष्ट्र। खड़कवासला डैम होता है लोकेटेड महाराष्ट्र में। कुछ डैम दिए हुए हैं और कौन से नदी पे है ये भी दिया हुआ है। टेहरी डैम है भगीरथी नदी पे उत्तराखंड में। भगीरथी रिवर जो है उसके ऊपर टेहरी डैम है उत्तराखंड में। भाखरा नांगल डैम है सतलज जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। ये पूछा गया है एग्ज़ाम में, भाखरा नांगल डैम। हीराकुंड डैम ये भी पूछा गया है जो महानदी पर है उड़ीसा में। नागार्जुन सागर डैम है कृष्णा नदी पे तेलंगाना में। और सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पे गुजरात में। ये आपको ध्यान में रखना है। सरदार जब नाम आता है वो गुजरात का ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से थे? गुजरात से ही थे। आपको ये डैम ध्यान में रखने हैं। भाखरा नांगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हीराकुंड इम्पॉर्टेंट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इंडिया का? ऑप्शन नंबर थर्ड है माहे। करेक्ट ऑप्शन है माहे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव? वहाँ पे पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी थे और यहाँ पे पूछा गया है यूनियन एग्जीक्यूटिव का कौन पार्ट नहीं है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है और प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? कौन सा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वही यूनियन के कंपैरिजन में स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? गवर्नर होता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन के होंगे, कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायत राज सिस्टम? कौन से स्टेट ने पंचायत राज सिस्टम ली है और अमेंडमेंट कौन सी है? अभी हमने देखा था 73 अमेंडमेंट थी। जो फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड गुजरात, थर्ड राजस्थान, फोर्थ मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है?
राजस्थान। और उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी पंचायत राज सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। सेकंड है आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। पंचायत राज सिस्टम में क्या होता है, कौन से पार्ट होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और सरपंच, ये तीनों पंचायत राज सिस्टम के पार्ट होते हैं। यानी कि ट्राई सिस्टम होगी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरपंच। फर्स्ट स्टेट है राजस्थान, सेकंड है आंध्र प्रदेश, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 इटसेल्फ। कौन व्यक्ति है जिसने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में। ऑप्शन ए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था इंडिया के लिए, और वो रिलेटेड है स्वराज पार्टी से, ये भी ध्यान में रखना है आपको। स्वराज पार्टी जो 1923 में इस्टेब्लिश की गई थी मोतीलाल नेहरू ने, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, पिंगली वेंकैया हु डिज़ाइन द इंडियन फ्लैग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन फ्लैग डिज़ाइन किया था, इंडियन फ्लैग, जिसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। तो वो कौन से स्टेट के हैं, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 33, मधुबनी स्टाइल इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो मधुबनी स्टाइल होती है वो कौन सी एक्टिविटी के लिए फेमस है। ऑप्शन फर्स्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर, सेकंड है क्लासिकल डांस, थर्ड है इंडियन पेंटिंग, फोर्थ है क्लासिकल म्यूज़िक। तो मधुबनी स्टाइल फेमस किस लिए है, इंडियन पेंटिंग के लिए है। ऑप्शन नंबर 3। मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार एंड आल्सो वारली पेंटिंग इज़ फेमस। मधुबनी स्टाइल जो होती है इंडियन पेंटिंग की, वो फेमस है किस स्टेट्स में ओरिजिनेट हुई है, बिहार में, ये आपको ध्यान में रखना है। और वारली पेंटिंग भी इंडियन पेंटिंग के लिए फेमस है, वारली स्टाइल, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल देखिए दिए है। नागरा स्टाइल जो है नॉर्थ में है, द्रविडियन जो है साउथ में है, और वसेरा स्टाइल जो है नागरा और द्रविडियन स्टाइल का फ्यूजन होता है, वसेरा स्टाइल, ये भी टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल दी गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है, नागरा स्टाइल इज़ फेमस फॉर ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, टेम्पल आर्किटेक्चर, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन पेंटिंग। तो कौन से होंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लासिकल डांस हमने देखे कथक, कथकली, कथक है यूपी में, और कथकली है केरला में, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम है तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम है केरला में, मणिपुरी है मणिपुर में, सत्रिया है असम में, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लासिकल डांस, टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देखे। अब देखते हैं हम क्लासिकल म्यूज़िक कौन से होते हैं, थापा, ठुमरी, ध्रुपद, गज़ल, ख्याल, राग, अदाना, मल्हार, कर्नाटिक म्यूज़िक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ये क्लासिकल म्यूज़िक की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आगे हु इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? ऑप्शन ए मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन चूज़ करता है? मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा ओनली। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे कुछ फैक्ट दिए है। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है स्टेट की, और दिल्ली और पॉन्डिचेरी यूनियन टेरिटरीज़ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो भी प्रेसिडेंट को वोट कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट को चूज़ करने में, इलेक्ट करने में उनका काम होता है। हु इलेक्ट मेंबर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के मेंबर कौन चूज़ करता है? पब्लिक वोटिंग से चूज़ होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर को करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है वो राज्यसभा के मेंबर को चूज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो भी लोकसभा में विन मेजॉरिटी से विन होता है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। यानी कि कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। हु इलेक्टेड मिनिस्टर? मिनिस्टर इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही चूज़ करते हैं लेकिन एडवाइस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर का। हु इलेक्टेड गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर ऑफ स्टेट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है और अटॉर्नी जनरल को भी प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, हमने अभी देखा है। आगे क्वेश्चन नंबर 35, घूमर इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए राजस्थान, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। घूमर कौन से स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है? राजस्थान का। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बार बार पूछा जाता है घूमर के बारे में। सम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल डांस, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल डांस दिए हुए हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कोलाट्टम और लाम्बाड़ी। आंध्र प्रदेश में कोलाट्टम, कोलाट्टम को ध्यान में रखना है। आसाम में है बिहू, बिचुआ, नागा डांस। आसाम के लिए ध्यान में रखना है बिहू। गुजरात में है गरबा और टिप्पानी। गुजरात में गरबा ध्यान में रखना है। गोवा में जागर, समई नृत्य और फुगड़ी। गोवा में जागर को ध्यान में रखना है। हरियाणा में है झूमर, फाग और डाफ। हरियाणा के भी महत्वपूर्ण है झूमर। घूमर है राजस्थान में और हरियाणा में है झूमर, ये आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा में है होजागिरी। उत्तराखंड में है घरवाली। कर्नाटक में है यक्षगान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यक्षगान कर्नाटक का। कारगा और कारगा भी है। केरला में है ओट्टम थुल्लल, केरला का है ओट्टम। महाराष्ट्र का है लावनी। मध्य प्रदेश का है गिरडा डांस, ये आपको ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश का गिरडा। पंजाब में है भांगड़ा, गिद्ध और डफ। गिद्ध आपको ध्यान में रखना है, गिद्ध पंजाब का। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी और रसीला, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इम्पोर्टेंट होते हैं आसाम का बिहू, हरियाणा का झूमर, कर्नाटक का यक्षगान, केरला का ओट्टम और पंजाब का गिद्ध, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आज हमने 35 क्वेश्चंस देखे जिसमें जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उसके ऑप्शन पे जो भी क्वेश्चंस क्रिएट हुए उसको एक्सप्लेन किया है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला है जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स के क्वेश्चंस भी कवर हुए हैं। ये लेक्चर आपको ध्यान से देखना है और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी तैयारी करने का मौका मिले।
थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।